मैं धनंजय शुक्ला आपका उमा कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में ऑप्टिक्स की शुरुआत करी थी। ठीक, बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स का जो फर्स्ट पेपर ऑप्टिक्स है उसकी शुरुआत हम लोगों ने किया था। बेटा, ऑप्टिक्स के दो पोर्शंस बने वहाँ पर बताए थे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स की पहली यूनिट इंटरफेरेंस शुरू किया था, जिसमें इंटरफेरेंस क्या है इसके बारे में बात हुई थी और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तक बताया गया था। बेटा, आज हम लोग इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, उसका इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि इंटेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कैसे हमें ब्राइट पॉइंट्स और डार्क पॉइंट्स मिलते हैं, उनकी कंडीशंस क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसको शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक्चुअली लाइट के ढेर सारे नेचर्स होते हैं। लाइट की ढेर सारी थ्योरीज डेवलप की गई थी, जिसमें न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, फिर हाइगेंस वेव थ्योरी, उसके बाद मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी प्रोवाइड किया, फिर और आगे बढ़ते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को आगे बढ़ाया, फिर बाद में चल के डुअल नेचर ऑफ लाइट इस्टेब्लिश हुआ। इसके बारे में कमिंग वीडियोस में आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में इंटरफेरेंस का जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट को लेकर के किया जाएगा। बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट का मतलब में क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स का ऑसिलेशन होता है, और इलेक्ट्रिक वेक्टर से हम लाइट की सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लाइट वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लेकर के हम लोग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे इंटरफेरेंस का। लेकिन उसके पहले अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग इंटरफेरेंस के मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को स्केलर मेथड से थोड़ा सा यहाँ पर बेटा प्रूव कर लेते हैं। मैक्सिमा की कंडीशन, मिनिमा की कंडीशन, ये सब सीख लेते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिस पर सेम ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बढ़िया से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और उसको जब पढ़ लेंगे तब फिर आप कोहेरेंस, इनकोहेरेंस, सस्टेनेबल इंटरफेरेंस कब होता है, ठीक है, ये सब सारी बातें आप सीख पाएंगे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को थोड़ा मैथमेटिकली हम लोग पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने बता दिया है इसके पहले वाले वीडियो में, उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये केवल आपके अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए है कि किस तरीके से हम मैथमेटिकली इंटरफेरेंस के फिनोमेना को देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हेल्प से। ओके, तो बेटा हम लोग टू वेव्स मानेंगे। वैसे वेव्स को मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, अगर लाइट वेव्स हैं तो उन्हें मोनोक्रोमेटिक वेव्स होना चाहिए, ठीक, और कोहेरेंट होना चाहिए, तब जाकर के सस्टेनेबल इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलता है। लेकिन अभी हम केवल जस्ट इंटरफेरेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने चल रहे हैं, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस सस्टेनेबल है या सस्टेनेबल नहीं है इसकी बात बिना किए हम लोग कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा, मिनिमा, इन सबको फाइंड करने चल रहे हैं। तो बेटा, लेट टू waves are traveling through a medium, अब ऑलमोस्ट इन सेम डायरेक्शन ले रहे हैं, इन सेम डायरेक्शन, या मान सकते हैं बेटा ऑलमोस्ट इन सेम डायरेक्शन, लगभग ऑलमोस्ट इन सेम डायरेक्शन। ठीक, ऐसा इसलिए लिया जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा y इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर मानेंगे।
ठीक। और सेम डायरेक्शन होगा तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और थीटा अगर 0 हो गया तो मॉड ऑफ वाई को क्या लिख पाएंगे, मॉड ऑफ y1 प्लस मॉड ऑफ y2। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से मैंने लिखा है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेव्स। और फिर इसको लिख सकते हैं आप y1 प्लस y2, कैसे आया, स्क्वायर रूट y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 cos 0 डिग्री, चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 डिग्री लेना पड़ेगा, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो y1 प्लस y2 बन जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर निकालने के बाद, ठीक है, ऑलमोस्ट इन सेम डायरेक्शन। एंड डिस्प्लेसमेंट्स produced at any point are given by स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं बेटा, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस phi1 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा टी प्लस phi1, जहां पर बेटा a1 क्या है एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, phi1 इनिशियल फेज और t क्या है टाइम है, एंड y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi2। अब बेटा ये क्लियर हो जाना चाहिए क्या क्या है, फेयर a1 a2 ये क्या है एम्पलीट्यूड्स, एम्पलीट्यूड तो आप जानते होंगे, ऑसिलेशन में भी एम्पलीट्यूड पढ़ा है लोअर क्लासेस में। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, किसी भी पॉइंट पर कोई भी वेव जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। ओमेगा क्या है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिया गया है, ठीक, और अगर लाइट वेव है तो सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाले लाइट वेव्स को मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स कहते हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल वेवलेंथ, सिंगल कलर, ठीक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक। phi1 और phi2 क्या है बेटा, इनिशियल फेजेस ऑफ दी वेव्स। तो पहली वेव का phi1 इनिशियल फेज, दूसरी वेव का इनिशियल फेज phi2। अब दोनों वेव्स बेटा मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, तो किसी भी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के बराबर होता है, लेकिन मैंने डायरेक्शन लगभग सेम ले लिया है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर हो जाएगा। एकदम स्केलर जैसा ऐड कर देंगे, लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम लोग वेक्टर सम करते हैं डिस्प्लेसमेंट्स का, लेकिन सेम डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो गया, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ y1 प्लस मॉड ऑफ y2 हो गया, मतलब इनका स्केलर सम कर देंगे सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करने के कारण। अगर डायरेक्शन अलग होता, एंगल थीटा होता बेटा, तब एक टर्म cos थीटा का भी आता और उस केस में इंटेंसिटी पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। आज पर्पज है इस वीडियो में कि हम आपको इंटरफेरेंस का जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है उसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है उनको मैं समझा दूं, और कुछ कंडीशंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करके एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें, और उसके बाद बहुत स्टैंडर्ड तरीके से इंटरफेरेंस आपको पढ़ाया जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपको वेक्टोरियल फॉर्म में इंटरफेरेंस पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर नोटेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लेकर के और पूरे इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो बेटा आप देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। फिर वही चीज बेटा वेक्टोरियल फॉर्म में सम किया गया, थीटा 0 होने की वजह से मॉड ऑफ y मॉड ऑफ y1 प्लस मॉड ऑफ y2 बन गया, ठीक है।
अब इक्वेशंस बनाओ, 2 से वैल्यूज को पुट कर दिया जाए तो क्या आएगा, A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। ठीक, अब बेटा यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो ये वैल्यू हो जाएगी A1। ठीक, साइन ए मतलब साइन ओमेगा टी कास फाई 1 प्लस कास ओमेगा टी साइन फाई 1। ओके, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया तो ए के प्लेस पर ओमेगा टी है, बी के प्लेस पर फाई 1 है, साइन ओमेगा टी कास फाई 1 प्लस कास ओमेगा टी साइन फाई 1। ऐसे ही दूसरे वाले ब्रैकेट के लिए कर दीजिए, साइन ओमेगा टी कास फाई 2 प्लस कास ओमेगा टी साइन फाई 2। बच्चों क्लियर है, ये कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आज बहुत सिंपल चीज़ आपको बता रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और यही फिजिक्स पढ़ने का तरीका होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम अगर क्लियर हैं तो हर चीज़ आगे चल कर के आपको समझ में आएंगी। लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपका अच्छा नहीं है तो आगे पढ़ने में मुश्किल आ सकती है। ठीक है, फिर आपके लिए आपको फिर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इसको धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ स्क्रीन को पास करके सारा चीज नोट करते चलें। 2 मिनट स्क्रीन पास करें, फटाफट उतार लें। अब बेटा आर वाई इज इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन कर दें। थोड़ा बोरिंग आपको लग रहा है लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए ये प्लस A1 कास ओमेगा टी साइन फाई 1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी कास फाई 2 प्लस A2 कास ओमेगा टी साइन फाई 2। ओके, ये लिखा हुआ है बेटा, इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगातार आपके दिमाग में दौड़ते रहना चाहिए। आर वाई इज इक्वल टू, अब जरा देखो बेटा, यहाँ पर साइन ओमेगा टी है और यहाँ भी साइन ओमेगा टी है, तो क्या साइन ओमेगा टी हम लोग कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म्स में? इन दोनों टर्म्स में यस सर, वी कैन टेक। तो साइन ओमेगा टी कॉमन ले लीजिए, साइन ओमेगा टी इज आउट, तो क्या बचेगा यहाँ से, A1 कास फाई 1 प्लस A2 कास फाई 2। ओके, प्लस इन दोनों टर्म्स में देखो बेटा, कास ओमेगा टी कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन लेना। कास ओमेगा टी वी विल लेफ्ट फ्रॉम दिस टर्म A1 साइन फाई 1 एंड फ्रॉम लास्ट टर्म A2 साइन फाई 2। ओके, इक्वेशन नंबर इसको बेटा कुछ भी मान लें, इक्वेशन इसके पहले माना गया है ना 1 2 3 मान लें। अब देखो बेटा, इस ब्रैकेट के अंदर A1 A2 कांस्टेंट्स हैं फॉर द गिवन वेव्स, फाई 1 एंड फाई 2 आर आल्सो कांस्टेंट्स फॉर द गिवन वेव्स, तो दिस होल टर्म इज कांस्टेंट। ओके, और यहाँ पर A1 साइन फाई 2 और A2 साइन फाई 2, A1 A2 और फाई 2 सब क्या हैं, एक में फाई 1 होना चाहिए ना, फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2, तो फाई 1 फाई 2 A1 A2 यहाँ भी कांस्टेंट है। तो इनके लिए बेटा हम 2 नए कांस्टेंट्स असाइन करने चल रहे हैं। हम लोग 2 नए कांस्टेंट्स असाइन करने चल रहे हैं, और मान लिया जाए वो कांस्टेंट्स हैं A और थीटा, या A और फाई, या A और डेल्टा, जैसा भी आप कंसीडर कर लें। तो यहाँ पर बेटा हम लोग A डेल्टा ही कंसीडर कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो नाउ लेट A1 कास फाई 1 प्लस A2 कास फाई 2 इज इक्वल टू A कास डेल्टा। अब देखो बेटा, इस इक्वेशन को हम कोसाइनोसाइडल भी बना सकते हैं, साइनोसाइडल भी बना सकते हैं, दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशंस होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग साइनोसाइडल बनाना चाहते हैं, तो इस वाले टर्म को हम कासी मान लें और इस वाले टर्म को साइन मान लें, तो साइनोसाइडल में इक्वेशन आ जाएगा। एंड A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 इज इक्वल टू A साइन डेल्टा। अब इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 4 कंसीडर कर लें, वेयर A एंड डेल्टा आर न्यू कांस्टेंट्स।
where A and delta are new constants। ये नए कांस्टेंट्स बेटा, और इनकी वैल्यूज़ को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है। अब आप कहेंगे, सोच रहे होंगे सर को ये कैसे आइडिया हो गई, तो बिल्कुल बेटा आप ये समझिए कि हमको इस चीज़ को किसी कांस्टेंट से रिप्लेस करना है और कांस्टेंट इसी नेचर का होना चाहिए। तो यहाँ कास, तो मैंने कास लगा दिया, साइन तो साइन। वैसे आप इसको साइन डेल्टा और यहाँ पर कास डेल्टा जैसा भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट फाइनल इक्वेशन कोसाइनोसाइडल टाइप का बन जाएगा। तो साइनोसाइडल वेव हो या कोसाइनोसाइडल वेव हो, दोनों सिंपल हार्मोनिक वेव्स होती हैं और हम लोग सिंपल हार्मोनिक वेव्स को ही लेकर के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं है, आप कंसीडर कर सकते हैं। हो सकता है कुछ बुक्स में ए साइन डेल्टा यहाँ पर माना गया हो और यहाँ पर ए कास डेल्टा माना गया हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस चेंज होती हैं और चेंज हो आपको समझ में आता है कि क्यों चेंज हो रही हैं। ओके, तो बेटा इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। ओके, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिलेगा बेटा बताओ, y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर a कास डेल्टा हो गया है, तो a साइन ओमेगा टी कास डेल्टा ऐसा लिखा जा सकता है ना, a को यहाँ पर लिख दिया, प्लस यहाँ पर a साइन डेल्टा है तो a पहले लिख दें, a कास ओमेगा टी साइन डेल्टा लिख सकते हैं ऐसा। अब a बेटा कांस्टेंट है जो कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनने वाला है, a को कॉमन ले लें तो साइन ओमेगा टी कास डेल्टा प्लस कास ओमेगा टी साइन डेल्टा। ओके, अब बेटा फिर से वही साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, फॉर्मूला रिवर्स तरीके से लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इक्वेशन नंबर 5। अब जरा इक्वेशन 5 को और इक्वेशंस 1 और 2 को देखिए, क्या एक फॉर्म नहीं है सबका, तो रिजल्टेंट जो वेव होगी वो भी सिंपल हार्मोनिक वेव ही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से केवल आपको इतना रिजल्ट मिला कि दो सिंपल हार्मोनिक वेव्स जब सुपरपोज करती हैं तो रिजल्टेंट वेव भी एक सिंपल हार्मोनिक वेव होती है। तो विच इज एन इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा ही है, फ्रीक्वेंसी वही है, इनिशियल फेज डेल्टा हो गया और एम्पलीट्यूड ए हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बेटा हमें ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से हमें इंटरफेरेंस के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब जब हमारे इक्वेशन 4 में 2 इक्वेशंस हैं, उनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए, तो इक्वेशन 4 में कौन कौन से इक्वेशंस थे जरा लिख लिया जाए। a1 कास फाई 1 प्लस a2 कास फाई 2 इक्वल टू a कास डेल्टा माना गया था। देख लीजिए आप इक्वेशन, a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 इक्वल टू a साइन डेल्टा माना गया था, यही था ना। अब हमें बेटा a की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना चाहिए, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देना चाहिए। तो इक्वेशन 4 के दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशन 4 के दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। ओके, तो देखें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके ऐड करना है, एडिंग इक्वेशंस, बोथ द इक्वेशंस ऑफ इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में 2 इक्वेशंस लेके हम लोग चले थे,
ऐसे करके मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लिया था, ठीक है। तो बेटा स्क्वायर करके ऐड करें, a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 स्क्वायर प्लस a1 sin phi 1 a2 sin phi 2 स्क्वायर इज इक्वल टू a cos डेल्टा का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर डेल्टा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। अब बेटा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है तो बड़े आराम से आप लगा सकते हैं ना। तो a1 स्क्वायर का स्क्वायर फाई 1 प्लस a2 स्क्वायर का स्क्वायर फाई 2 प्लस 2a1 a2। बहुत सिंपल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अभी कर रहा हूँ बेटा, और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है सब सारी चीज़, और आपको भी जानना चाहिए। लेकिन हम इसको कॉम्प्लेक्स वेक्टर नोटेशन में भी करेंगे, इसलिए एकदम आप हल्के में मत लीजिएगा, न परेशान होना है। प्लस 2a1 a2 साइन फाई 1 साइन फाई 2 ओके इज इक्वल टू। अब बेटा ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, का स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। ओके अब का स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा 1 हो जाएगा, क्योंकि का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री का आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा। स्क्रीन को पास करके बेटा 2 मिनट नोट कर लीजिए, स्क्रीन को पास करके नोट कर लीजिए, और सब चीज़ एकदम नोट करते चलिए, जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। यहाँ पर मैं आपको सारी बेसिक कंडीशंस बता दूंगा, तो आगे जब वेक्टर कॉम्प्लेक्स नोटेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर लेकर के लाइट का हम इंटरफेरेंस को ट्रीट करेंगे कमिंग वीडियोस में, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप सारी बेसिक चीज़ों को इंटरफेरेंस के बारे में सब कुछ सीख जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक, बहुत अच्छे से आप सीखेंगे। तो बेटा देखो यहाँ a1 स्क्वायर है, यहाँ भी a1 स्क्वायर है, कॉमन ले लें। तो a1 स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब बेटा इसको ऐसे थोड़ा सा लिख दिया जाए, a स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को पहले लिख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। a1 स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, का स्क्वायर फाई 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 ओके, प्लस a2 स्क्वायर कॉमन ले लें बच्चों, a2 स्क्वायर कॉमन ले लें यहाँ से। ठीक, तो क्या मिलेगा, कास स्क्वायर फाई 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई 2 ओके, प्लस यहाँ 2a1 a2, यहाँ भी 2a1 a2 कॉमन लिया जा सकता है, 2a1 a2 ओके। तो इसको बेटा हम लोग 2a1 a2 क्या ले सकते हैं बताओ, ब्रैकेट में कास फाई 1 कास फाई 1 कास फाई 2 प्लस साइन फाई 1 साइन फाई 2 ओके। अब देखो बेटा का स्क्वायर फाई 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 1, का स्क्वायर फाई 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई 2 भी 1, और ये का से कास बी प्लस साइन ए साइन बी जैसा फॉर्मेट है तो का से माइनस बी हो जाएगा, का साफ ए माइनस बी। तो फाई 1 माइनस फाई 2 लिखें या फाई 2 माइनस फाई 1 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ध्यान रखें जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दें, हालांकि कास माइनस थीटा भी कास थीटा ही होता है, तो कोई फर्क है नहीं बेटा। आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई 1 माइनस फाई 2। ठीक, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। तो बेटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास। अब देखो बेटा मैंने यहाँ पर डेल्टा ले लिया है, फेज डिफरेंस को डेल्टा से आप डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, केवल फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो बेटा इसको हम डेल्टा फाई ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में मैंने यहाँ पर डेल्टा लिया है, अब वो सब बातें खत्म हो जाएंगी बेटा, तो हम डेल फाई ले लें ओके, वेयर डेल फाई इज द फेज डिफरेंस, वेयर
डेल फाई इज इक्वल टू फाई वन माइनस फाई टू का माड, ठीक है, इज इक्वल टू फेज डिफरेंस between the waves, फेज डिफरेंस between the waves, दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस है, ठीक है। अब बेटा देखो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 A2 क्या है बच्चों, एम्पलीट्यूड्स of the superposing waves, amplitudes of the superposing waves, तो superposing waves के amplitudes हैं और डेल्टा फाई वन माइनस फाई टू है जो कि वहाँ लिख चुके हैं, फेज डिफरेंस है PD, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, ओके, ठीक है। और अब बेटा देखो एम्पलीट्यूड के टर्म में भी लिख सकते हैं और इंटेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया है इसके पहले वाले वीडियो में किसी भी वेव की इंटेंसिटी क्या होती है। इफ ए वेव इज प्रोपागेटिंग थ्रू अ मीडियम देन द एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम थ्रू ए सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव, ठीक। एंड मैथमेटिकली इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी बेटा वेव वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड करेगी, इन सब बातों पर डिपेंड करती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मीडियम्स अगर सेम है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी वेव्स की, ठीक। मीडियम की डेंसिटी कांस्टेंट है अगर मैकेनिकल वेव वगैरह की बात करें तो इंटेंसिटी केवल एम्पलीट्यूड के ही प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। एम्पलीट्यूड अधिक होगा इंटेंसिटी अधिक होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा इंटेंसिटी कम होगी। बेटा नेचुरली अगर पार्टिकल ज़्यादा डिस्प्लेस होगा तो ज़्यादा एनर्जी है, कम डिस्प्लेस हो रहा है तो कम एनर्जी है, ये तो समझने वाली बात है बेटा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 6 हम लोग कंसीडर कर लें और इक्वेशन 6 से आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिख भी सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों के सुपरपोजिशन के कारण इज गिवन बाई स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos del phi, ओके, cos ऑफ डेल्टा फाई, where डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, तो ये बेटा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया। लेकिन हमें बात करनी है बेटा इंटेंसिटी की, चूंकि इंटेंसिटी के टर्म्स में बात करते हैं हम लोग इंटरफेरेंस फिनोमेना में। जिन पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई वहाँ पर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो जाता है और जहाँ पर मिनिमम हो गई वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और लाइट के केस में डार्क पॉइंट, ब्राइट पॉइंट, डार्क पॉइंट्स भी बोलते हैं उन पॉइंट्स को, ठीक है। तो बेटा अब इंटेंसिटी के टर्म्स में हम लोग निकालेंगे। सिंस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सबके लिए सेम होगा बेटा, बिकॉज मीडियम इज सेम, वेव सेम नेचर की हैं तो सबकी वेलोसिटी सेम है, मीडियम की प्रॉपर्टी सेम है, तो इंटेंसिटी का जो रिलेशन होगा सभी वेव्स के लिए वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सबके लिए सेम होगा, ठीक है। तो बेटा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पर बेटा सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I is proportional to square of the resultant amplitude, or I can be written as K into A square। K क्या है बेटा, what is K? Constant of proportionality depending on the nature of the wave and nature of the medium in which wave is propagating, ठीक है। और फॉर फर्स्ट वेव पहली वेव के लिए I1 इज प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर और I1 इज इक्वल टू K टाइम्स A1 स्क्वायर, टेक K इज सेम। एंड फॉर सेकेंड वेव प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर
equal to k times a2 square, where k is the same constant of proportionality because both the waves are traveling in the same medium. Now from the relation I is equal to k a square, we can write a square is equal to y by k. Similarly, from the relation I1 is equal to k a1 square, we can write a1 square is equal to y1 by k, and from the relation I2 is equal to k a2 square, we can write a2 square is equal to I2 by k. Putting all these values in the equation, a square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos del phi. So we can write I by k is equal to I1 by k plus I2 by k plus 2 times under root I1 by k I2 by k cos of del phi. अब बच्चों आपको लग रहा होगा कि सर ने स्क्वायर रूट I1 बाई के और I2 बाई के कहाँ से ये ला दिया, ठीक है। तो देखो बेटा इस तीसरे वाले टर्म में यहाँ पर जरा देखिए क्या मिलेगा, 2a1 a2 cos del phi। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर cos ऑफ del phi। अरे भाई इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो a1 a2 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a1 स्क्वायर के प्लेस पर I1 बाई के और a2 स्क्वायर के प्लेस पर I2 बाई के लिख दिया, तो स्क्वायर रूट के अंदर I1 बाई के और I2 बाई के लिख दिया गया। ओके बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। स्क्रीन को पास करके 2 मिनट नोट कर लीजिए, ठीक बेटा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके बाद इंटरफेरेंस का हम लोग एकदम क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन देंगे मैथमेटिकल। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि किस तरीके से कंडीशंस वगैरह आती हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर k इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो k बन जाएगा, तो r करके हम लिख सकते हैं I बाई के इज इक्वल टू I1 बाई के प्लस I2 बाई के प्लस 2 रूट I1 I2 cos ऑफ del phi डिवाइडेड बाई k, चूंकि k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k हो जाएगा। अब देखो बेटा दोनों साइड में यहाँ भी k कॉमन ले लेंगे और इस k को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। r I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos ऑफ del phi। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आपको मिल गया। इट इज एक्सप्रेशन ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ बोथ ऑफ द वेव्स। तो वेव्स के सुपरपोजिशन के कारण ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आपको मिल गया। ये जो तीसरा टर्म आया है बेटा, देखो पहला टर्म तो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी है, दूसरे टर्म में सेकेंड वेव की इंटेंसिटी, और जो तीसरा टर्म है इसको इंटरफेरेंस टर्म बोलते हैं, और आप चाहें तो I12 से भी इसको लिख सकते हैं। तो इट इज नथिंग बट, थर्ड टर्म इज नथिंग बट इंटरफेरेंस टर्म, इंटरफेरेंस टर्म। ये इंटरफेरेंस फिनोमेना के कारण आया है, ठीक है। अब वेव्स बेटा अगर कोहेरेंट होंगी तो इंटरफेरेंस सस्टेनेबल होगा, ऑब्जर्वेबल होगा। अगर इनकोहेरेंट होंगी तो इंटेंसिटीज में वेरिएशन होता रहेगा और इंटरफेरेंस ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। वो बात की बात है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर कॉम्प्लेक्स नोटेशन में। लेकिन अभी यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आपको देखना चाहिए, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos ऑफ del phi। तो दिस टर्म इज ओनली बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ द इंटरफेरेंस। अब बेटा हमें कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा देखना पड़ेगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहली कंडीशन है, कंडीशन मतलब किस केस में आपको ब्राइट पॉइंट मिलेगा लाइट के लिए और किस केस में डार्क पॉइंट मिलेगा, इस कंडीशन को हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। कंडीशन ऑफ ब्राइट पॉइंट, चूंकि लाइट के लिए इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ब्राइट पॉइंट लिखेंगे। इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है वहां पर इंटरफेरेंस
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है, तो इसको कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं। कंडीशन फॉर दी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, अब देखो बेटा इस इंटेंसिटी की इक्वेशन को देखें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन को। I1 कांस्टेंट है गिवन वेव के लिए, I2 भी कांस्टेंट है, 2√I1 I2 भी कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल है cos डेल फाई। डेल फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। तो cos डेल फाई के वैल्यू के चेंज होने पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो cos डेल फाई की अगर मैक्सिमम वैल्यू हम ले लें तो I की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी, और ऐसा पॉइंट ब्राइट पॉइंट होगा, चमकीला पॉइंट होगा, वहां पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए बेटा, फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी, फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी cos ऑफ डेल फाई फेज डिफरेंस एंगल है, cos ऑफ डेल फाई मस्ट बी मैक्सिमम, और cos थीटा या cos ऑफ डेल फाई की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है बेटा, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। दैट इज cos ऑफ डेल फाई इज इक्वल टू +1, और इसको cos 0 डिग्री लिख सकते हैं आप। और बेटा अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर के चलें तो डेल फाई कैन बी रिटन एज 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, वेयर n is an integer, n may be 0, 1, 2, 3 so on। अब जब n की वैल्यू बेटा 0 पुट करेंगे तो फेज डिफरेंस 0 आ जाएगा, दोनों वेव सेम फेज में। 1 रखेंगे तो 2 पाई, 2 रखेंगे तो 4 पाई, 3 रखेंगे 6 पाई, और जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है फेज डिफरेंस तो वेव सेम फेज में होती हैं, ठीक। दैट इज डेल फाई इज इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों वेव सेम फेज में सुपरपोज करती हैं अगर किसी पॉइंट पर, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और हमें उस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। दोनों वेव्स की इंटेंसिटीज ऐड हो जाती हैं, और साथ ही साथ एक टर्म और आ जाता है 2√I1 I2, जिससे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और वो पॉइंट हमें ब्राइट पॉइंट जैसा दिखता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट होता है वो। ओके, तो एक चीज और लिख सकते हैं बेटा, दैट इज if waves superpose at in the same phase, then the intensity will be maximum, and we get bright point, और such interference is called constructive interference। ओके बेटा, तो स्क्रीन को पास करके फटाफट इसको नोट कर लें, छोड़ना नहीं है कुछ भी, हर चीज आपको एकदम बढ़िया प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना चाहिए, जिससे कि आगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, सहूलियत मिलेगी बेटा, सुविधा होगी आपको आगे की पढ़ाई करने में। ओके, अब मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए cos डेल फाई के प्लेस पर +1 रख देना है। हेंस I max, maximum intensity is given as I1 plus I2 plus 2√I1 I2, which can also be written as √I1 plus √I2 whole square। This is the expression of the maximum intensity। तो ब्राइट पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और उसकी वैल्यू I1 प्लस I2 दोनों वेव्स की इंटेंसिटीज का सम है, साथ ही साथ एक इंटरफेरेंस टर्म ऐड हो गया 2√I1 I2। और बेटा इस एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ I max, मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब बेटा हम लोग कंडीशन ऑफ मैक्सिमा को पाथ डिफरेंस के टर्म में भी पढ़ सकते हैं। लोअर क्लास में आपने पाथ डिफरेंस
और फेज डिफरेंस में रिलेशन पढ़ा होगा। क्या होता है पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस क्या होता है जरा समझ लें। वैसे तो बेटा इंटरफेरेंस में हम लोग एक ही सोर्स से आने वाली वेव्स को दो वेव्स या दो से अधिक वेव्स में डिवाइड करके कोहेरेंट वेव्स फाइंड करते हैं। वो बाद में मैं आपको पूरा समझाऊंगा, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस दो प्रकार का हो जाता है, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट और इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। उसको अलग अलग करके पढ़ना है। लेकिन अभी आप ये समझिए कि जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस है बेटा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस क्या होता है जरा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक सोर्स S1 है, दूसरा सोर्स S2 है और किसी पॉइंट P पर वेव्स को पहुंचना है, तो S1 से एक वेव निकली P तक पहुंची, S2 से एक वेव निकली P तक पहुंची, तो S1 से आने वाली वेव ने कितना पाथ ट्रैवल किया, यहाँ ऑप्टिकल पाथ लेना है। इसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा ऑप्टिकल पाथ, ज्योमेट्रिकल पाथ, इन सब में डिफरेंस के लिए उसको कमिंग वीडियोज में आपको इंफॉर्मेशन पूरी दी जाएगी। तो S1P ये पाथ ट्रेवल किया पहली वेव ने, S2P दूसरी वेव ने, तो दोनों के पाथ में डिफरेंस कितना हुआ बेटा, S2P माइनस S1P। इसको ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस या एयर मीडियम या वैक्यूम के लिए आप केवल पाथ डिफरेंस, तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के ही बराबर हो जाता है अगर वेव वैक्यूम या एयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो बेटा पाथ डिफरेंस बराबर लैम्डा बाई 2 पाई। लैम्डा क्या है बेटा, वेवलेंथ। अब किसी वेव की वेवलेंथ क्या होती है, जब वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो दो क्लोजेस्ट ऐसे पॉइंट्स जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लोजेस्ट पॉइंट्स, टू नियरेस्ट पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। ओके, दूसरी डेफिनेशन है किसी भी मीडियम में प्रोपागेट करने वाली वेव एक टाइम पीरियड के दौरान, मतलब ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है कंप्लीट ऑसिलेशन में, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। एक टाइम पीरियड के दौरान वेव जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको वेवलेंथ बोला जाता है और लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक, दोनों वेव्स की वेवलेंथ हम लोगों ने सेम लिया है, चूंकि वेव्स को मोनोक्रोमेटिक जैसा लिया गया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वेवलेंथ भी सेम हो जाएगी। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अगर न्यू सेम है, v सेम है, तो लैम्डा को भी सेम होना पड़ता है। ठीक है, तो बेटा पाथ डिफरेंस का सिंबल हम डेल लेते हैं। तो कंडीशन ऑफ ब्राइट पॉइंट्स या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो भी बोले, इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाथ डिफरेंस इज गिवन एज, ठीक, फॉलोज। अब नीचे पाथ डिफरेंस का पहले रिलेशन लिखेंगे, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस कितना है बच्चों, 2n पाई। अब वैल्यू को यहाँ पर रख दें तो पाथ डिफरेंस के टर्म्स में आपको कंडीशन मिल जाएगी मैक्सिमा की, ब्राइट पॉइंट की या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ओके, सो डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 2n पाई। 2 पाई ने 2 पाई को मारा तो वी लेफ्ट विथ n लैम्डा। n इज इंटीजर गिवन एज 0, 1, 2, 3 एंड so on. So a path difference is an integral multiple of the wavelength of the waves which are superposing at any point. Then the waves will superpose constructively and we will get bright point or point of maxima. Okay, that is if delta is equal to 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda and so on, then we get bright points. किसी पॉइंट तक पहुंचने के दौरान अगर कोई जो वेव्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, पाथ ट्रेवल कर रही हैं, अगर उनका डिफरेंस 0 है, बराबर पाथ ट्रेवल करके पहुंचे,
या पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर है या 2 लैम्डा के बराबर है, 3 लैम्डा के बराबर है एंड सो ऑन, तब वेव्स कंस्ट्रक्टिवली सुपरपोज करेंगी और हमें ब्राइट पॉइंट या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल जाएगा। तो ये कंडीशन बेटा आप याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक, पाथ डिफरेंस के टर्म में। और अब बेटा कंडीशन ऑफ डार्क पॉइंट्स या पॉइंट ऑफ मिनिमा हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कब हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो अगला कंडीशन है कंडीशन फॉर डार्क पॉइंट्स, या लिख सकते हैं पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, मिनिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट्स। और बेटा ऐसे पॉइंट्स पर इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो बेटा इक्वेशन जरा देखिए आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी की, क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कास ऑफ डेल फाई। I1 I2 तो कांस्टेंट है फॉर गिवन वेव्स, कास ऑफ डेल फाई पर डिपेंड करेगा, तो कास ऑफ डेल फाई की वैल्यू अगर मिनिमम हो जाए तो I की वैल्यू भी मिनिमम हो जाएगी। कास ऑफ डेल फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इफ कास ऑफ डेल फाई इज मिनिमम then we get minimum intensity at the point of superposition intensity I mean लिख सकते हैं इसको, and point will be a dark point, और पॉइंट एक डार्क पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब कास ऑफ डेल फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, दैट इज इफ कास ऑफ डेल फाई इज इक्वल टू -1। अब इसको कास पाई लिख सकते हैं और टेक्नोमेट्रिकल इक्वेशंस का यूज करें तो डेल फाई कैन बी रिटन एज 2n प्लस -1 पाई। अब +1 करेंगे, n अगर इंटीजर है तो 2n प्लस 1 भी आड नंबर है और 2n माइनस 1 भी आड नंबर है, मतलब आड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। दैट इज इफ डेल फाई इज एन आड मल्टीपल ऑफ पाई, आड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, देन वी गेट पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा या डार्क पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा हमें मिलेंगे। बेटा हम लोग +1 भी लेके चल सकते हैं, -1 भी लेके चल सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी +1 लेके चल रहे हैं, कोई एक वैल्यू लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो लेट डेल फाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 where n is 0 1 2 3 समान सेम इंटीजर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहीं से लिख सकते हैं दैट इज डेल फाई इज इक्वल टू, यानी इसको 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर पाई भी है बेटा, पाई लगाना जरूरी है। n को 0 पुट कर देंगे तो 0 हो गया, पाई बचा, n बराबर 1 हो गया तो ये 3 हो जाएगा, 3 पाई, 2 हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 3 हो गया, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, दैट इज डेल फाई इज इक्वल टू पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई सो ऑन। देन वी गेट डार्क पॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इंटरफेरेंस कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब बेटा आई की वैल्यू, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई की वैल्यू अगर मिनिमम फाइंड करनी है तो कास ऑफ डेल फाई के प्लेस पर -1 रखना पड़ेगा इस इक्वेशन में, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के इक्वेशन में। ओके, स्क्रीन को पास करके फटाफट लिख लीजिए, चूँकि अभी इंट्रोडक्शन जैसा है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट का इंटरफेरेंस के लिए बेटा, तो इसको बढ़िया डिटेल में आपको समझने की ज़रूरत है, कंडीशंस वगैरह एकदम क्लियर होनी चाहिए।
Hence I mean is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 माइनस 1 काश आप डेल फाई के प्लेस पर माइनस 1 रख दिया और आई मीन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 minus 2 root I1 I2 which can also be written as square root I1 minus square root I2 whole square. You can also write square root I2 minus square root I1 whole square. कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर करेंगे तो सेम वैल्यू मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा ऐसे पॉइंट्स जिन पर फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है वो पॉइंट्स आप मिनिमा या डार्क पॉइंट्स कहलाते हैं। इंटेंसिटी मिनिमम होती है और इस मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2 होती है या इस ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी के बराबर होती है। ओके, अब बेटा इस कंडीशन को एक चीज और समझ लीजिए, अगर दोनों वेव्स की इंटेंसिटीज बराबर हो जाती, मान लीजिए I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू Y0 हो जाता तो I मीन तो सीधे सीधे जीरो हो जाएगा भाई। अरे भाई देखिए ये दोनों बराबर हो गए तो I मीन तो जीरो आ गया और I मैक्स क्या हो जाता बेटा, इसको भी समझने की जरूरत है। अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, तो रूट I0 प्लस रूट I0 का स्क्वायर मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, इसके पहले बताया गया था ना पहले वाले टॉपिक में, 2 रूट I0 का स्क्वायर दैट इज 4 I0 हो जाता बेटा। तो इंटरफेरेंस फेनोमेना के कारण आप देखिए I मीन तो जीरो हो गया और I मैक्स 4 I0 हो गया। अब बेटा एक बात और आपको मैं बता दूं, इन कंडीशंस को देखने से ऐसा लग रहा होगा आपको कि इंटरफेरेंस फेनोमेना में इंटेंसिटी डिस्ट्रॉय और कंस्ट्रक्ट हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है बेटा, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा से इंटेंसिटी शिफ्ट होकर के पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा पर पहुंच रही है। मतलब डार्क पॉइंट से इंटेंसिटी शिफ्ट हो रही है ब्राइट पॉइंट्स पर। इंटेंसिटी की केवल शिफ्टिंग हो रही है। इंटेंसिटी मीन्स एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक। तो इंटेंसिटी की केवल शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एकदम पूर्णतया पालन हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज 100% फॉलोड इन द फेनोमेना ऑफ द इंटरफेरेंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कोई वायलेशन नहीं होता। ओनली एनर्जी इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर पोजीशन, ठीक है। अब बेटा इस मिनिमम वाली कंडीशन को थोड़ा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के टर्म में भी देख लिया जाए, जरूरी है। तो कंडीशन फॉर ब्राइट पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ द पाथ डिफरेंस, टर्म्स ऑफ द पाथ डिफरेंस। अब बेटा पाथ डिफरेंस का तो अभी फार्मूला बताया गया था, रिलेशन बताया गया था, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल फाई। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई फेज डिफरेंस। सिंस डेल फाई इज 2n प्लस 1 टाइम्स पाई, हेंस पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, एक्चुअली ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होता है, इंटू 2n प्लस 1 पाई। Pi and pi will get cancelled and we will left with कितना बचेगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ओके, वेयर यानी सम इंटीजर 0 1 2 3 सो ऑन। अब बेटा अगर इस रिलेशन में n के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो लैम्डा बाई 2 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2, अरे भाई 2 इंटू 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2, 2 पुट करेंगे तो 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। दैट इज इफ डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 lambda by 2 and so on, that is odd multiple of lambda by 2, then we get dark points या points of minima and interference is called destructive interference। तो बेटा आज मैंने आपको इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट एकदम स्केलर फॉर्म में समझाया, जबकि अच्छी यूनिवर्सिटीज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज में वेक्टर कॉम्प्लेक्स नोटेशन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लेकर के करना है, उसको मैं विधिवत आपको कमिंग वीडियोस में मैं कराऊंगा, तब इंटरफेरेंस के बारे में आपको अच्छे से संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।